हाँ तो भैया आप लोगों ने 2 पेपर निपटा दिया है अच्छे से, यानी ठीक ठाक से तो लिखा ही है। क्यों? तो आगे का भी जो पेपर है, जो होने वाला है, वो भी अच्छा ही होगा, यकीन मानिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ घबराओगे तो कुछ ना कर पाओगे। तो ठीक है, कल जो पेपर है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, उसके लिए आज का ये वीडियो लेक्चर है। इसमें जो मैंने 4 और इधर तो 9 क्वेश्चन सेट किया हुआ है मैंने टोटली, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। ठीक है, तो गर्मी तो बहुत है, तो वैसे ही मेहनत भी बहुत ही करनी है हम लोगों को क्यों, है ना? लेकिन ठीक है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूजेस देने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हमारा है। ये बात है ना? तो ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चीज़ें थोड़ी सी इजी वे में, ट्रिकी तरीके से समझेंगे चीज़ों को, तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस कैसा है पीसी फार्मा चैनल के साथ ज़रूर शेयर किया करिए भैया। उससे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हम सही वे में काम कर रहे हैं। ओके, तो और अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। ओके ब्रदर, चलिए शुरू करते हैं। और ये लगभग एक घंटे की वीडियो लेक्चर होगा, 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट का हो सकता है, जिसमें टोटली ये पूरा वीडियो अगर आप देख लिए तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है ना? तो इतना तो भाई कर ही सकते हो, तो एक बार देख लेना, फिर रिवाइज कर लेना, पच कर करके चीज़ों को थोड़ा सा आँख बंद करके, ये सब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा पहला चीज़ है डिफिनीशन और शॉर्ट्स नोट ऑन। देखिए डिफिनीशन या फिर शॉर्ट नोट ऑन, यानी 3-3 नंबर में पूछ देता है ये चीज़ें, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ है कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा सिलेबस आप लोग जानते हैं, सिलेबस लेके बैठा करिए, और थोड़ा सा रफ पेन वगैरह भी लेके बैठा करिए आप लोग। ओके, जैसे कि आप लोग सिलेबस अगर देखें तो ये चीज़ें हैं। 9 चैप्टर था टोटली, हाँ 9 चैप्टर था, और 9 क्या है, क्वेश्चन भी है आपके। ठीक है, ओके, तो चलिए 9 में क्या 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 चीज़ें थी। जैसे कि पहला चैप्टर था कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, दूसरा चैप्टर था प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है या फिर जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का नाम ही है चैप्टर का, सॉरी सब्जेक्ट का, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी यानी समुदाय जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं, और फार्मेसी मतलब एक ऐसा दुकान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ढेर सारी दवाइयाँ इकट्ठा होती है और फार्मासिस्ट वहाँ पे रहते हैं भैया। और मैनेजमेंट का मतलब उसको व्यवस्थित करना, तो कम्युनिटी में फार्मेसी को व्यवस्थित करना, यही पूरा मैटर है। तो इसमें घुमा फिरा के फार्मासिस्ट के बारे में, यानी कि हम लोग को अपने बारे में डिस्कशन करनी है। ओके ब्रदर, तो जितनी अच्छाइयाँ हो सके बढ़ा चढ़ा के कर लो भैया है ना? ओके, तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। प्रेस्क्रिप्शन है जो आप पढ़े हुए हैं सिटिक्स में, कम्युनिकेशन इसके लिए रोज के जीवन में हम लोग बातचीत की जो योग्यता होती है उसी हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप। पेशेंट काउंसलिंग है, ओके, कैसे काउंसिल करते हैं, समझाते हैं चीज़ों को। स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, क्या स्टेजेस है भैया, ओके। उसके बाद बैरियर इसमें है, क्या आते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद है मेडिकेशन एडहेरेंस। मेडिकेशन का मतलब होता है दवा, और एडहेरेंस का मतलब अनुपालन करवाना, यानी पालन करवाना। आप दवाई जो देंगे तो पेशेंट्स यही तो अपेक्षा करेंगे कि वो पालन करे आपकी बातों को, खाए पिए दवाई को, तभी तो यूज़ होगा। उसके बाद है 7वां हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांचना, स्क्रीनिंग करना, देखना, है ना? तो स्वास्थ्य को देखना, जांच करना। ये कुछ मशीनरी के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि बीपी मशीन के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर है ना? ये सब चीज़ें हैं अलग अलग, थर्मोमीटर है टेम्परेचर के लिए, है ना? उसके बाद है 8वां चीज़ें हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ली जा सकती है। जैसे कि आप किसी 2 दवाई का नाम कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी ओटीसी दवाई है, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, आई एम वेटिंग ब्रदर। ठीक है, 9वां जो चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ये टोटली इसमें बस यही है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम जो फार्मेसी होता है हमारे कम्युनिटी में। ओके, तो ये सब मैटर है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के। और आप लोग थोड़े से अगर जो भी फर्स्ट ईयर के टच में हो तो फर्स्ट ईयर का भी प्लेलिस्ट आप लोग उन्हें शेयर कर सकते हैं भाई, सजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है सब्जेक्ट्स का। ओके ब्रदर, चलिए क्वेश्चन 1 में है डिफिनीशंस। तो डिफिनीशन देखते हैं भैया फटाफट, मैंने शॉर्ट्स नोट्स लिखवाया हुआ है अपने को पार्टनर यानी कि सिस्टर से, कोई बात नहीं। तो कम्युनिटी फार्मेसी या फिर कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, इसको डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद द पीपुल इन द लोकल एरिया। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब यह है कि एक ऐसा फार्मेसी होता है जो लोकल एरिया में लोगों से डील करता है डायरेक्टली, यानी कि रिटेलर फार्मेसी, जो रिटेलर वाले होते हैं, जो फुटकर विक्रेता, वही कम्युनिटी फार्मेसी
कहलाता है, क्योंकि होलसेलर वाले तो भैया नहीं, क्योंकि होलसेलर पे थोड़ी जाके कोई दवाई लेता है डायरेक्ट, तो कौन से कम्युनिटी रिलेट फार्मेसी यानी कि रिटेलर फार्मेसी जो होता है। ओके। और उसी को अगर कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस पूछता है तो आपको लिखना है सेम चीज़, कम्युनिटी फार्मेसी को डिफाइन करिए, उसका फिर हेडिंग दीजिए कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में आप डायरेक्ट यही बता देंगे बस कि द कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इट्स अ प्रोसीजर in which the properly follow the standard and rule regulation for make for better the pharmacy skill और pharmacy scope। ओके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, मतलब फार्मेसी को आपको बेहतर कराने का पूरा मैटर बताना है बस। अब आते हैं एसओपी जो लिखा हुआ है, एसओपी जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मतलब होता है पैमाना तय करना। जैसे कि आपका एक पैमाना तय होता है कि आप इंटर के बाद ही डी फार्मा कर सकते हैं, है ना, स्टैंडर्ड है एक, ठीक है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि आप ऐसे कैसे काम करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छा ही हो, एक लेवल होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि हम लोग फार्मेसी जो है ठेले पे लगाएंगे, ले लो पैरासीटामॉल ले लो है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि 10 सस्ते में ले लो, 10 का माल 5 में, 5 का माल 3 में, ऐसे थोड़ी करते हैं। एक स्टैंडर्ड है ना भाई, आपको एरिया होना चाहिए प्रॉपर, फ्रीज वगैरह भी रखना चाहिए। काम करना और अच्छे से करना तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से करने के लिए एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक नंबर में भी पूछ सकता है फुल फॉर्म लिखने के लिए। लिखिए, एन एसओपी इज ए प्रोसीजर स्पेसिफिक टू योर ऑपरेशन दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट टेक्स इन अकॉर्डेंस विद इंडस्ट्री रेगुलेशन, प्रोविजनल लॉ और इवन जस्ट योर ओन स्टैंडर्ड फॉर रनिंग योर बिजनेस। अच्छा, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्पेसिफिक होता है, थोड़ा सा उपयुक्त होता है ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन मतलब कार्य को करने के लिए, जिसमें एक्टिविटी नेसेसरी होती है। कौन से भैया? अकॉर्डेंस, इसके अनुसार इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, उसमें लॉ जो भी है नियम्स वगैरह है उसको मानना और स्टैंडर्ड को तय करना। यानी कि एसओपी को आप सिंपल में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एसओपी इज अ प्रोसीजर इन विच द प्रॉपर फॉलो द फार्मासिस्ट फॉर मेक फॉर गुड फार्मेसी। ये सिंपल ही आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे? फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट ऑफ द फार्मेसी। फिर दूसरा पॉइंट लिख दीजिए फॉर स्टैंडर्ड मेंटेनिंग। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए कंज्यूमर इंक्रीजिंग, कस्टमर इंक्रीजिंग, है ना, कंप्लेंट डिक्रीजिंग। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आप लिख सकते हैं एकदम बेधड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप बस बातों को मेरे ध्यान से सुनिए भाई, और पूरा आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। ओके। अब 1 घंटा तो देना पड़ेगा भाई, 1 साल का सिलेबस 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ना है और वो भी ना पढ़ पाओ आप तो फिर बेकार हूँ मैं, तो टूट गया भाई ये सब चीज़ें सोच के। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन देखिए, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पर्चा, चिकित्सा पर्चा। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म मेडिकेशन टू फार्मासिस्ट इशूड बाय द फिजिशियन और RAMP। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है एक रिटन ऑर्डर फॉर्म है, लिखित हुआ रूप होता है मेडिकेशन का, दवाई का, जिसमें क्या होता है फार्मासिस्ट के लिए ये होता है, और इशूड बाय द फिजिशियन, और ये फिजिशियन के द्वारा इशू किया जाता है या फिर लिखा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन जो फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है, किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। और RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें देखिए जैसे कि होता है फिजिशियन, फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट से पेशेंट, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसी हिसाब से पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन और दवाई मिल जाती है। ओके, चलिए यहाँ पे और अगला पॉइंट आता है इसमें, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस या फिर डिस्पेंसिंग एरर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्पेंसिंग क्या है भैया? डिस्पेंसिंग का मतलब होता है ना बनाना। बनाना मतलब यहाँ पे केला नहीं भैया, बनाना यानी दवाई को इकट्ठा करना, बनाना। जैसे कि पर्ची लिख के लेके आते हैं लोग, तो पर्ची लिखवा के लेके आएंगे तो होता क्या है उसमें, जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन लेके आते हैं किसके पास? फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट उसको क्या करते हैं? रीडिंग करेंगे, फिर मतलब डायरेक्ट अगर लिखें तो हम लोग क्या, डिस्पेंसिंग में क्या करते हैं? वो दवाइयों को इकट्ठा करते हैं। अगर 10 दवाई है पर्ची में तो 10 दवाई को प्रॉपर फॉर्म इकट्ठा करेंगे, लेबलिंग करेंगे, कितने टाइम लेना है, कितने टाइम पानी के साथ, दूध के साथ, क्या सब चीज़ें ये डिस्पेंसिंग करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, है ना, बताते हैं।
ठीक है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, अच्छा कैसे करना है। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस इंश्योर दैट द राइट मेडिसिन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ डिलीवर्ड करेक्टली टू द राइट पेशेंट। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, ये एक ऐसा काम है जिसमें सही दवाई सही मात्रा में सही तरीके से सही पेशेंट को दिया जाता है। राइट डोज, राइट स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, डोज फॉर्म, क्वांटिटी। राइट डोज यानी सही खुराक में उसकी स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ का मतलब कि कितना mg में देना है, 200 mg 500 mg ये सब ध्यान रखते हुए। फ्रीक्वेंसी कितने बार खाना है, दिन में 2 बार या 3 बार। डोजेस फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, कितना खुराक की मात्रा होनी चाहिए, 10 दिन के लिए दे रहे हैं या 5 दिन के लिए दे रहे हैं। टुगेदर विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन बोथ रिटन एंड वर्बल विथ अप्रोप्रिएट पैकेजिंग सुटेबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में। अच्छे से आपको दवाई देना है, क्वालिटी सही होनी चाहिए, सही पेशेंट को देना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, सही डोज होना चाहिए, सही स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मात्रा कितनी बार लेना है, कितने दिन के लिए देना है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और उसे लिखित रूप से और मौखिक रूप से बताना भी है, आपको समझाना भी है चीज़ें, ठीक है ना। ये सब डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस कहलाता है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन उसी में, अगला क्वेश्चन या फिर अगला पॉइंट बोल सकते हो आप, ये इन दोनों में से एक आ सकता है ना। तो डिस्पेंसिंग इरर, डिस्पेंसिंग एन इनकरेक्ट मेडिकेशन डोजेज स्ट्रेंथ और डोजेज फॉर्म, मिसकैलकुलेटिंग ए डोज ऑफ, फेलिंग टू आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन और कंट्राइंडिकेशन। अच्छा, डिस्पेंसिंग जो है इनकरेक्ट मेडिकेशन यानी कि गलत दवाइयाँ दी जा सकती है इस दौरान, हो सकता है इसमें, या फिर डोज स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो, यानी कि 500 mg देना था आपने 200 mg दे दिया है ना, या कम ज़्यादा हो सकता है। मिसकैलकुलेटिंग ए डोज, फेलिंग टू आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन इन कंट्राइंडिकेशन, दवाई का आप सही से खुराक न बना पाए हों और उसकी किस में दवाई देना है किस में नहीं देना है, ये सब चीज़ें आप ध्यान न दे पाए। कंट्राइंडिकेशन अभी तो पढ़े थे भाई कोलोजी में, क्या आप समझाना मुझे इसमें। इसमें देखिए, अब कभी कभी पूछ देता है कि इस जो डिस्पेंसिंग एरर है इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसको लिख सकते हैं, दे आर मिनिमाइज बाय द 5 एक्शंस टेकिंग। जैसे कि फर्स्ट इज द राइट पेशेंट, राइट पेशेंट को आप दवाई दीजिए ध्यान से देख के। द राइट ड्रग, सही दवाई दीजिए जो दवाई देनी है। राइट डोज, सही खुराक दीजिए। और चौथा है राइट रूट, राइट रूट, सही रास्ते से, यानी कि ओरली लेना है कि इंजेक्शन के थ्रू लेना है, ये सब चीज़ें। और द राइट टाइम, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो ये डिस्पेंसिंग एरर है ये खत्म हो जाएगा। ओके ब्रदर। अब इसी में आता है अगला क्वेश्चन जो आता है, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कम्युनिकेशन स्किल में देखिए भैया क्या मैटर है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, और स्किल का मतलब योग्यता, कितनी अच्छी योग्यता। जैसे कि आप देखेंगे ना, किसी को वो बात आप भी वही बोलोगे लेकिन दूसरा व्यक्ति वही बोलेगा, तो भाई दूसरे की बात लोग ज़्यादा सुनेंगे, आपकी बात कम सुनेंगे। तो क्या है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल में कई चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। आपको अगले वाले को सहज करना है, आपको गुड लिसनर और गुड स्पीकर दोनों बनना पड़ता है, यानी कि सुनने वाला भी और बोलने वाला भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आप में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको फेशियल एक्सप्रेशन सही रखना पड़ता है, चेहरे पे मुस्कुराहट वगैरह, है ना। अगर की पॉइंट करके लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा बढ़ाना है क्वेश्चन को तो आंसर को। तो कम्युनिकेशन स्किल को डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू इफेक्टिवली ट्रांसफर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर इंश्योरिंग सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये एक योग्यता होता है फार्मासिस्ट का, जिसमें वो प्रभावी रूप से नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि बताता है, समझाता है, जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, सूचना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और कंज्यूमर को, मतलब यानी कि डॉक्टरों को भी समझा सकता है दवाई के बारे में, सर देखिए ये दवाई नई आई है, ऐसी चीज़ें, इसका वर्क है, ये अच्छा है ज़्यादा, ये सब चीज़ें डॉक्टर को भी बता सकते हैं, और वो कंज्यूमर यानी कि पेशेंट्स को भी बता सकता है, सक्सेसफुली डिलीवर द सर्विस। ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, अगला टॉपिक है भैया, पेशेंट काउंसलिंग। देखिए पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट का मतलब मरीज जो विच आर अफेक्टेड फ्रॉम द एनी डिजीज या सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज या एबनॉर्मेलिटी इन द बॉडी। पेशेंट काउंसलिंग is defined as providing medication information orally or in written for the patient or their representative on direction of use, advice on side effect, precaution, storage, diet and lifestyle medication. Okay, जो पेशेंट काउंसलिंग है इसे परिभाषित कर सकते हैं कि दवाई को देना, प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन ओरली और रिटन फॉर्म। हम
पेशेंट को या तो लिख के या फिर मुख के द्वारा बताएंगे, समझाएंगे कि हाँ भैया देखिए ये दवाई है, इसको आपको लेना है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑन डायरेक्शन ऑफ यूज़, उसको निर्देश आप देंगे कि भैया कैसे यूज करना है, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, रात में सोते वक्त लेना है। एडवाइस ऑन साइड इफेक्ट, आपको साइड इफेक्ट भी बताना है कि देखिए हो सकता है आपको हल्का सा चक्कर आए इस दवाई को खाने से, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको, ओके। तो ये सब चीज़ बताना पड़ता है। प्रिकॉशन स्टोरेज, इसको किस जगह पे रखना है, ठंडी जगह पे या गर्म जगह पे, सूखी जगह पे, है ना, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। प्रिकॉशन, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि बोलते हैं ना अगर आपको ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तो ठीक है, प्रोटीनियस चीज़ें मत लीजिए, हैवी डाइट मत लीजिए। डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, भोजन लेना है और लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना है, ये सब पेशेंट काउंसलिंग के द्वारा समझाया जाता है। तो जनरल सी बातें आप इसको अपने 20 शब्दों में लिख सकते हैं, ओके। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग आपने समझ लिया। अब पीपीआई समझना है। पीपीआई क्या है भैया, देख लीजिए यहीं पे, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है पैकेज, पेशेंट पैकेज इंसर्ट। द पैकेज इंसर्ट इंक्लूड्स डिटेल एंड डायरेक्शन दैट health care providers need to prescribe a drug properly, including approved use for the drug, contraindication, potentially adverse reaction, available formulation, doses and how to administer the drug। अच्छा, इसमें क्या बताना रहता है बस आपको पेशेंट पैकेज इंसर्ट में, इसमें जो भी चीज़ें हैं जैसे डिस्कस करना रहता है, प्रॉपर एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्या चीज़ें आपको निषेध करना है, ये सब बताना रहता है किसको, प्रिस्क्राइबर जो है बताता है प्रॉपरली फार्मासिस्ट को, या फिर मतलब ये एक हेल्थ केयर ग्रुप में ही डिस्कशन होता है, डायरेक्ट आपको पेशेंट को ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। और इसी में एक अलग कैटेगरी आता है, एक और आपको डिफिनीशन बताना है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट। देखिए दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा, ये पेशेंट पैकेज इंसर्ट है, यानी कि पेशेंट को हम क्या क्या बताएंगे या फिर क्या क्या चीज़ें सावधानी हमें रखनी है, ये सब चीज़ें हमें पीपीआई में। और पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट, लिफलेट का मतलब होता है पत्र टाइप का, तो इसमें इन्फॉर्मेशन किसको देना है, पत्र के रूप में पेशेंट को, ठीक है ना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हेल्थ केयर ग्रुप में अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट आपस में समझेंगे, और ये जो है पेशेंट को समझाना है आपको, है ना। तो ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, पेशेंट लिफलेट्स, लास्ट में है क्या, हाँ लास्ट में है। तो देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा इसको यहीं पे। A patient information leaflet is a technical document included in every medicine package that provide printed material on the medication and इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, ओके। इसमें देखिए सब चीज़ें जैसे कि इंक्लूडेड होता है, एक लिफलेट होता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का, जिसमें सब चीज़ें बताई रहती हैं, और उसमें इंग्रेडिएंट भी इंक्लूडेड होता है। आप देखे होंगे कभी कभी दवाई खोलते होंगे तो उसके अंदर एक पर्ची निकलता है ना, दवाई अगर बॉक्स में, तो उसमें कभी कभी पर्ची भी निकलता है, नहीं तो प्रॉपर उसके कवर पे ही प्रॉपर सब चीज़ें लिखी रहती है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, व्हाट द ड्रग इज़ फॉर, ड्रग किस चीज़ के लिए है, हाउ यू शुड यूज इट, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, व्हाट यू शुड नॉट यूज इट, कब इसे आपको नहीं यूज करना है, व्हेन कॉशन इज एडवाइज्ड, उसमें क्या क्या कॉशन है, मतलब बताना है कि क्या क्या चीज़ें इसको दिक्कत हो सकती है आपको, विच अनफेवरेबल आउटकम्स आर पॉसिबल, इसको लेने से आपको क्या थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, ये भी बताना है आपको, विच इंग्रेडिएंट्स आर इन दिस मेडिसिन, क्या क्या मेडिसिन में पड़ा हुआ है। तो ये पूरा मैटर है इसका लिफलेट का। तो लिफलेट और पीपीआई में समझ गया आप अंतर, है ना, पीएफएल और पीपीआई, ओके। मेडिकेशन एडहेरेंस, मेडिकेशन एडहेरेंस, ओके ब्रदर, देखते हैं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा पेज इधर उधर है। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने। तो देखिए द attent to which a person's behavior corresponds with taking a medicine optimally, it is key to achieving therapeutic goals and improving patient outcomes। इसको सिंपली आप डिफाइन करिए ना, मेडिकेशन एडहेरेंस इज अ प्रोसेस इन विच द फार्मासिस्ट want to the discuss with patient how to use drugs and how it is benefits for you, ओके। इसमें जो है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें फार्मासिस्ट जो है पेशेंट से डिस्कस करता है कि भैया कैसे आपको दवाई लेनी है और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है ना, ताकि आप बातचीत करके डिस्कशन करके उसे पेशेंट से उस चीज़ों का अनुपालन करवा पाएँ और उसको फ़ायदा मिल पाए दवाई का, ओके। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब ये होता है कि दवाई का अनुपालन करवाना, ओके। वैसा थोड़ी है कि दवाई ले आके
तकिए के पास रख के सोने से वो इफेक्ट दे देगा, ना ना भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कैश बुक, अच्छा कैश बुक क्या है भाई, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कैश बुक है, डे बुक है, इन दोनों में से एक टर्म आ सकता है। फिर आता है फार्मेसी ऑडिट। तो कैश बुक समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, दोनों में बेसिक अंतर समझ लीजिए क्या है। कैश बुक में क्या होता है कि आपको पूरे ट्रांजेक्शन की बातें बस लिखनी है कि क्या पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना आया, ये सब चीज़ें, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है ना, बैंक का स्टेटमेंट। और डे बुक में क्या होता है, डे का मतलब दिन और बुक का मतलब किताब, किताब में मतलब ये डायरी टाइप का रहेगा। इसमें पूरे दिन की जो बातें हैं, ट्रांजेक्शन, उन पैसे की चीज़ें, लेन देन, कितना खर्च हुआ, क्या कितना माल जो है मतलब गोदाम में पड़ा हुआ है, कितना खर्च हुआ, स्टॉक रजिस्टर तरीके से, ये सब चीज़ें मतलब आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है। ओके, तो कैश बुक में इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन एंड सर्व एज द बोथ जनरल लेजर फॉर कैश बैंक अकाउंट। इट हैज़ डेबिट क्रेडिट साइड्स विद द रिसिप्ट रिकॉर्ड डेबिट साइड, पेमेंट एंड क्रेडिट साइड। वही बात देखिए, मैंने बोला कि बैंक का रिकॉर्ड आपको रखना है, डेबिट क्रेडिट ये सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है डे बुक, डे बुक। ओके, देखिए डे बुक में लिखा है, द डे बुक इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच डे and serve as a record of all the business activities that took place during the day. Okay, ये एक बुक है, जो कॉपी या डायरी जो भी बोल सकते हैं, ये एंड ऑफ ईच डे, प्रत्येक दिन जब खत्म होता है तो ये बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि रिकॉर्ड बना के रखा जा सके किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की, किसी का भी, मतलब क्या है, यहाँ पे फार्मेसी की बात हो रही थी, फार्मेसी की बिजनेस एक्टिविटी का ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन का हिसाब किताब इसमें रखा जा सके, सीधी बात है। फार्मेसी ऑडिट, ठीक है, फार्मेसी का मतलब आप जानते ही हैं भैया, एक ऐसा शॉप है जहाँ पे मेडिसिन जो है अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब ऑडिट में क्या सेंस है, यहाँ पे देखिए समझिए, ऑडिटर वर्ड आपने सुना होगा। इट इज़ ए फॉर्मल रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसेस टू मेक श्योर द फार्मेसी आर कंप्लिएंट विद फार्मेसी रेगुलेशन एंड अदर रिलेटेड एग्रीमेंट। ओके, इसमें क्या होता है ना, रिव्यू करना रहता है, देखते रहना है हरदम आपको कि जो ऑडिटर होता है, फार्मेसी ऑडिटर, कि भैया प्रोसेस अच्छा चल रहा है ना फार्मेसी का, कोई कंप्लिएंट यानी कि कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं विद फार्मेसी रेगुलेशन, फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए, अदर रिलेटेड एग्रीमेंट, और भी ढेर सारे एग्रीमेंट वगैरह ध्यान रखना है। द फार्मेसी ऑडिट प्रोसेस कैन कम इन मैनी डिफरेंट टाइप्स इंक्लूडिंग डेस्कटॉप्स, ऑन-साइट प्रिपेयर क्लेम्स, रिव्यू, इन्वेस्टिगेशनल फार्मेसी ऑडिट, ठीक है। इसमें कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं या कई तरीक़ों से इसे मेंटेन किया जा सकता है। डेस्कटॉप पे बैठ के यानी कि ऑनलाइन तरीके से, ऑन साइट यानी उसी जगह पे खड़े होकर कि हाँ भैया क्या दिक्कत हुआ, अच्छा ठीक है बता रहा हूँ, फिर उसी को वहीं पे सुलझा भी दिए, अच्छा आपका पैसे में दिक्कत हो गई, ठीक है हम दे दे रहे हैं, वापस करवा दे रहे हैं, आप देर से खड़े हैं, अच्छा ठीक है इनकी दवाई पहले दीजिए भाई, अच्छा ये बीमार हैं इनको जल्दी करवाइए काम, मतलब एक रेगुलेट करना है बस चीज़ों को कि प्रॉपर चलता रहे चीज़ें, ठीक है। तो सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, फार्मेसी ऑडिट इज अ प्रोसेस इन विच द to maintain the process for the continuous pharmacy is opening or continuously day by day it progressed। ओके, ये थोड़ा सा वर्ड वगैरह थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं चीज़ों का। ओके, कम्युनिटी रिटेल फार्मासिस्ट, ओके, कम्युनिटी या फिर रिटेल फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, तो ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोलिंग बोथ prescription and non-prescription medicine. They must work to legal ethical guidance या guidelines to ensure that medication is kept source and given to the correct patient in the right quantity। अच्छा, जो ये जिम्मेदार होते हैं ना, जो रिटेल फार्मासिस्ट हैं या फिर कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ये कंट्रोल करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन को या फिर नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, नॉन प्रेस्क्रिप्शन यानी कि OTC दवाइयाँ, दे मस्ट वर्क टू लीगल एंड इथिकल गाइडलाइंस, ये लीगली तरीके से, कानूनन तौर से, और इथिकल यानी कि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हाँ किसी को दिक्कतें ना हो, अच्छे से मेडिसिन वगैरह को देते हैं लोगों को और सही डोज में देते हैं, तो ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहलाता है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज़ अ पर्सन विच आर होल्डेड द मिनिमम फार्मा डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके पास फार्मा डिग्री लगभग रहेगा ही कम से कम, और विच वर्क्स एज अ स्टाफ या फिर इट ओन फार्मेसी शॉप आर इन द कम्युनिटी पोर्सन। ओके, बस ये चीज़ें हैं। CRM, देखिए ये खत्म हुआ है ये लगभग क्वेश्चन, अब CRM आ गया है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, ये इतना ढेर सारा मैंने इसने लिख दिया ना 8-10, क्योंकि इसमें से
5-6 तो आएगा ही कम से कम, मान के चलिए 3 नंबर में आपको डिस्कस करना रहेगा। शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है, डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो बिल्कुल परेशान मत हुई कि हाँ फालतू डिस्कशन करें, ना भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो CRM क्या है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो सीधे सी समझ आ रहा है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट यानी कस्टमर को रिझा के रखना है, यानी कि उसको सर्विस अच्छे से देना है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो चीज़ें हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट्स मीन द प्रोवाइड द सर्विसेज गुड टू द पेशेंट्स और कंज्यूमर फॉर प्रोग्रेसिंग द फार्मेसी एंड प्रॉफिटेबल एम। बस ये सब चीज़ें आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आप जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको भी रफली लिख भी सकते हैं, ये इजी वे में हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहीं पे OTC के बारे में था, थोड़ा सा ये छूट रहा था यहाँ पे, मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में। OTC और OTC को ही ये पूछ सकता है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे भी डिफाइन करने के लिए, या शॉर्ट नोट, तो एकदम घबराना नहीं है। अच्छा, इसका भी हो सकता है कि ये भी पूछ दे OTC एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये सीधी सीधी बात है कि अगर आप दवाई खुद से लेके खाते हैं तो ये तो एक फ़ायदा है कि टाइम आपका बचेगा, डायरेक्ट गए डायरेक्ट ले लिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद लाइन लगाना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और एडवांटेज में सेविंग टाइम, सेविंग मनी, है ना, ये चीज़ें लिख सकते हैं आप। और डिसएडवांटेज क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट नॉट अकर्स, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो यही OTC पूछ दे या फिर सेल्फ मेडिकेशन, बात एक ही है। खुद से दवाई लेना या OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, यानी इसमें भी यही होता है कि आप बिना पर्ची की दवाई ले लेते हैं। तो ओवर द काउंटर ड्रग मेडिसिन आर दैट कैन बी बॉट बाय द कंज्यूमर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा आप डायरेक्ट खुद जाके ले लेते हैं दवाई को। तो ये क्वेश्चन भैया खत्म हो गया आपका। तो कमेंट वगैरह कर दीजिए क्या चीज़ें हैं मैटर, कैसे बढ़िया चल रहा है ना, प्रॉपर समझ आ रही है चीज़ें। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन 2 में। जी हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए भैया, एक्सप्लेन द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको कैसे लिखना है? डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे? नहीं, इसमें पहले आप लिखेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में, तो वही लिखेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर दोज फार्मासिस्ट विच आर डायरेक्टली इंटरेक्ट टू द कम्युनिटी मेंबर्स और पेशेंट, है ना, ऐसे पहले डिफिनीशन लिख देंगे, उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए कहीं पे भी हो सकता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि कोई लिख देगा कि रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, ठीक है ना, तो तभी वही लिखना है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फार्मासिस्ट का, जो जिम्मेदारी है वही तो उसकी भूमिका है ना। आप जिम्मेदारी को ही अपनी भूमिका समझ के निभाते हैं, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल बात एक ही है। ठीक है ना, तो ऐसे कहीं पे भी पूछे, या तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट पूछे तो आप मेन वही टॉपिक लिखेंगे जो अभी मैं बताऊंगा, या फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे तो भी आपको वही चीज़ें बतानी है। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ब्रदर कि अरे मैं तो ये पढ़ा ही नहीं हूँ, ये लाइन तो अलग से है, ये क्वेश्चन अलग सा है, कुछ नहीं। और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस अभी मैंने डिफाइन करवा दिया कि ऐसी फार्मेसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पे सब चीज़ें सही डोज, सही खुराक, सही तरीके से दिया जाए, वही गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहलाता है। ओके, उसका कंपोनेंट है वही चीज़ें सब बढ़िया से देना होना, है ना। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मैंने डिफिनेशन बता ही दिया। यहाँ पे देखिए रोल ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट तो लिखेंगे देयर आर द मैनी रोल्स ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब भर भर के एकदम बड़ाई कर रही है अपनी फार्मासिस्ट की। तो देखिए सेंट्रल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंट्रल उंटर छोड़िए, आप बस पॉइंट वाइज लिखेंगे डिस्पेंसिंग एरिया। तो ऐसे देखिए क्या होगा, पहले देयर आर लिख के 4-5 को ऐसे लिख दीजिएगा लाइन से, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, लिख के उसके बाद फिर अगर एक्सप्लेन करना है बड़े नंबर में है तो पहले को लिखिएगा डिस्पेंसिंग एरिया। डिस्पेंसिंग एरिया अभी मैंने समझाया था, डिस्पेंसिंग का मतलब कि इन विच द मैनी ड्रग्स आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी दवाइयाँ इकट्ठा की जा रही हैं, उसी को डिस्पेंसिंग बोलते हैं। तो डिस्पेंसिंग एरिया में फार्मासिस्ट का रोल रहेगा ही भैया, वही तो दवाई इकट्ठा करेगा, है ना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा डिस्पेंसिंग एरिया। दूसरा पॉइंट है यहीं पे पेशेंट केयर एरिया। पेशेंट केयर एरिया यानी कि जो ICU है, NICU है, या फिर बोले तो IPD है, जहाँ पे पेशेंट भर्ती रहते हैं, है ना, तो उनको शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे, तो वहाँ पे भी दवाई रखी जाती है, कुछ दवाइयाँ वगैरह, तो ये सब देखना रहता है फार्मासिस्ट को। ठीक है, डिस्पेंसिंग एरिया हो गया, पेशेंट केयर हो गया। फिर डायरेक्शन पेशेंट केयर, डायरेक्ट पेशेंट केयर, डायरेक्ट जब देना रहता है यानी OPD में भी, तो यहाँ पे भी इनका रोल होता है फार्मासिस्ट का। फिर आता है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, वही चीज़ें हैं फार्मासिस्ट, फार्मेसी एक्सपर्ट, कलर के ये सब चीज़ें आते हैं लोग जो कि एजुकेशन देते हैं, समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ओके, यहीं पे डिस्पेंसिंग एरिया फिर आता है, जैसे दो जगहों पे, IPD में भी और OPD में भी, सब में रोल है इनका, है ना। पेशेंट केयर एरिया ये सब चीज़ें बता रहा है।
ठीक है। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियाँ देखिए जनरली इनकी क्या क्या होती है भैया, यहाँ पे पॉइंट वाइज है, अगर ढेर सारी आपकी पॉइंट लिखनी है तो देखिए लिखा है मेक अवेलेबल ड्रग इन्फॉर्मेशन एसेंशियल टू फार्मेसी मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। सबको ये बताते हैं कि भैया जो भी मेडिकल यानी कि डॉक्टर वगैरह को भी कि देखिए सर ये दवाई नई मार्केट में आई, इसका ये साइड इफेक्ट्स आ रहा है, ये चीज़ें हैं इस कंपनी की है। नर्सिंग स्टाफ यानी कि जो नर्स होते हैं उनको भी बताएंगे, समझाएंगे। मैनेज कंप्लीट फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्बुलेंट्री सर्विस एरिया, जो वहाँ पे भर्ती वगैरह रहते हैं लोग, वहाँ पे भी चीज़ों को संभालना रहता है इनको। मेक अवेलेबल सूटेबल ड्रग कंट्रोल, दवाई की अच्छे से रख रखाव वगैरह करना। मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ इन फील्ड, अच्छे से मेंटेन करके रखना दवाई की क्वालिटी वगैरह और उसके बारे में जानना, है ना, ये सब चीज़ें। कार्डियोपल्मोनरी में यानी कि हार्ट से संबंधित दवाइयाँ वगैरह भी रखना, ये सब चीज़ें इनकी रोल है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जैसे कि हम लोग थे ना, इंटर्नशिप हम लोग का चलता है, तो चीफ फार्मासिस्ट जो रहते हैं हम लोग को समझाते हैं, ट्रेंड करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ओके, यहीं पे इनका और भी रोल हो सकता है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ये थोड़ा सा रफली आप लोग मेंशन करते जाइएगा भाई, तभी आपको समझ आएगा। मैं पूरा नोट्स अब कितना बना दूंगी एक ही दिन में यार, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिल रहा है, चीज़ें समझ आ रही है, बस ये मैटर आपको ध्यान देना है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है ना, इधर फिर आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन सब चीज़ों में भी इनका ध्यान रखना, इनको बताना ज़रूरी रहता है, इनकी जो योग्यता है इनको समझाना रहता है। अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, स्मोकिंग, इन सबको में भी बताना या इसको बंद करवाना इनकी जिम्मेदारी होती है फार्मासिस्ट की, समझाना, है ना। फिर फैमिली प्लानिंग में इनकी बहुत योगदान होता है, ये समझाते हैं चीज़ों को कि देखिए ये इस दवाई को ले जाइए। डायरेक्ट ओटीसी वाले में तो यही काम करेंगे ना, ओवर द काउंटर ड्रग, जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया तो यही तो समझाएंगे फैमिली प्लानिंग में। हाँ भैया कंडोम्स यूज़ करिए आप, कंट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं ना, ये सब चीज़ें हैं, इनका रोल है भैया ढेर सारी चीज़ों में। ओके, और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस अभी मैंने समझाया था, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो ये सब मैटर है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस आप देख सकते हैं ऐसे डिस्पेंसिंग में। मेन एलिमेंट जो है क्या है, मेन एलिमेंट क्या होगा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में, एक तो फार्मासिस्ट अच्छा होना चाहिए, एक तो पेशेंट अच्छा होना चाहिए, यही सब तो होंगे, बस मैटर कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा। डिस्कस द इंटरनेशनल या इंडियन, आई कैपिटल रहेगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल या फिर इंडियन सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। या तो सिनेरियो पूछे, सिनेरियो का मतलब होता है परिदृश्य, मतलब आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं या फिर कैसा चल रहा है माहौल। जैसे इस समय वेदर रिपोर्ट का अगर सिनेरियो देखा जाए इंडिया में तो क्या है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है इंडिया में, और यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रहा है, ये एक सिनेरियो है ना यहाँ का, ऐसा माहौल चल रहा है। तो वही यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का क्या माहौल है, परिदृश्य है इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो माहौल है वही तो डेवलपमेंट है। तो बात एक ही है, तो या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। डिफिनीशन अगर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का लिखना रहे तो वही आप लिखेंगे। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख के, हिस्ट्री इसके बारे में, स्कोप, ये सब तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके जी हाँ, तो ये देखिए कम्युनिटी फार्मेसी का सीन। कम्युनिटी फार्मेसी इज द फार्मेसी डील्स विद द डायरेक्टली पीपल इन द लोकल एरिया, ठीक है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन होता है, जो डायरेक्ट, जो रिटेलर फार्मासिस्ट होते हैं जो डायरेक्टली दवाई को दें और कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वही हैं, ठीक है बेहतर। ये सब चीज़ें मैटर आप समझ गए। अब आता है यहीं पे इसका स्कोप आ जाएगा और इसका हिस्ट्री। ओके, तो देखिए भैया यहाँ पे एक मिनट, स्कोप में क्या है, फ़ायदे क्या है, तो वेरियस स्कोप्स आर कम्युनिटी फार्मेसी इज मेंशन्ड हियर, ऐसे करके आप लिखेंगे सब लाइन पहले, उसके बाद तब आप मेन टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज़ है ड्रग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्शन, ड्रग का इन्फॉर्मेशन देना, उसकी एक्शन को बताना, ये सब चीज़ें कम्युनिटी फार्मेसी का ही रोल है। ड्रग यूटिलाइजेशन, ड्रग का उपयोगिता कैसे करना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी बताना फार्मासिस्ट का ही रोल है। इसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस दैट लिख के, है ना। ओके, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आंसर दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन जोड़ के। ये जानते रहिए 5 नंबर में 2 पेज पर्याप्त है पेपर में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। आज ही एक स्टूडेंट से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया सर मेरा क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम पड़ गया, तो बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है। ड्रग सिलेक्शन, दवाई को सिलेक्ट करना, पेशेंट काउंसलिंग एंड इवेल्युएटिंग, तो ये सब चीज़ें आपका किसका रोल है या स्कोप है, कम्युनिटी फार्मेसी का। हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो हिस्ट्री के बारे में क्या लिखना है यार, कुछ भी लिखो। द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट इज़ वेरी ओल्ड, इन इट द मैनी स्टेजेस, ऐसे पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज करके, है ना, पॉइंट वाइज करके एकदम। जैसे पहला पॉइंट हो गया
फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करिएगा, एक एक लाइन छोड़ के, 2 लाइन लिखे, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, एक लाइन छोड़ दिया, है ना, फिर यहाँ पे लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दिया, ऐसे करके गैप करके लिखेंगे, अच्छा दिखेगा भी, अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आपको करना है ऐसे। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा मैटर, क्या दिक्कत है यार, पूछेगा, ये बहुत मिनिमम चांस है पूछने का हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बस 2-4 लाइन लिख के बढ़िया से, उसके बाद कुछ भी लिख दीजिएगा। द हिस्ट्री इज़ वेरी effective of the community pharmacy management because the many state level or national level the many meetings or organizers discuss related to this matter। फिर अगले पॉइंट्स लिखेंगे, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ द CPM because the rural area are not properly health care management डूइंग अकर्स। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, रूरल एरिया यानी गांव एरिया में लोग अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे, एक पेज में हो जाएगा। कभी भी हिस्ट्री सिर्फ नहीं पूछेगा, डिफिनीशन लिख दीजिएगा, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का, और इसके बाद ये लिख दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा आपका। अब आता है अगला क्वेश्चन जो था हमारा, उसी में और करके ऑप्शन था, ये पूछ सकता है आपका, क्या था, सिनेरियो यानी परिदृश्य। जैसे कि आप अगर देखिए ना मैटर, इसको सीधा सीधा समझिए यार। जैसे कि अभी पूछ दिया जाए, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ रेपिस्ट और रेप कंडीशन या रेप केसेस इन इंडिया, ठीक है ना, रेप केसेस या फिर रेपिस्ट का क्या सिनेरियो है परिदृश्य इंडिया में, तो भैया बहुत घटिया है। पता नहीं किस हिसाब से क्या हमारे समाज की डेवलपमेंट हो रही है, क्या मेंटालिटी है, क्या चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं हम, कि इतनी चीज़ें दिक्कत है, एक जीव दूसरे जीवों को जीने नहीं दे सकता, इतनी कामुकता चढ़ी हुई है, इतनी हार्मोनल इफेक्ट जो है शरीर पे छाई हुई है। समझ रहे हैं आप बात, पता नहीं कौन सी हैवानियत ये सब चीज़ चढ़ी हुई है। तो ऐसे एक सिनेरियो का मतलब यही है परिदृश्य का, है ना। ओके, तो यहाँ पे बस हमको बताना है भैया अपने कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का। चलिए दूसरी टॉपिक को छोड़िए यार, क्या ही बताया जाए। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ ढेर सारे बनाता हूँ जिसमें इस इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग मैटर रहता है। ठीक है, मैं तरीके से फन विद फैक्ट करके मैं चलाता हूँ चीज़ों को, तो समझाता हूँ अच्छे से चीज़ों को। तो आप अपने दोस्त, भाई, बच्चों, पापा, मम्मी सबको शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल शॉर्ट्स देखने के लिए कम से कम। ओके, थैंक यू, ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, आप अगर करेंगे तो अच्छी बात है, धन्यवाद उसके लिए। ठीक है, अब सिनेरियो का मतलब वही बताना है भैया, सिनेरियो क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ठीक है, हेडिंग डालेंगे पहले, इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। तो ठीक है, फार्मेसी लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से, फार्मेसी इज द प्लेस वेयर द मोस्ट फार्मासिस्ट प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रैक्टिस कम्युनिटी इन द, तो इसको भी कैसे लिखेंगे हम लोग, पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट ग्लोबल वाले में ना, ग्लोबल PCM CPM कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट सिनेरियो। ठीक है, हेडलाइन प्रॉपर बढ़िया से देख के स्पेलिंग वगैरह लिखिएगा पेपर में से आप लोग, है ना। तो लिखेंगे देयर आर द इंक्लूडेड ऑफ द सिनेरियो ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, तो क्या क्या है भैया यहाँ पे, तो पहला पॉइंट लिख डालेंगे, व्हेन द वंस अपॉन अ टाइम नहीं, मैनी ईयर एगो, बहुत समय पहले, मतलब बहुत सालों पहले, द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर सीन या और ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलेटेड टू हेल्थ इन द रूरल एरिया और कम्युनिटी, सो डेवलप द कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। समझ रहे हैं बात, यानी कि बहुत से जो हेल्थ केयर लोग थे, आप थोड़ा सा इन चीज़ों को रफली लिख लीजिएगा भाई, सॉरी मैं नोट्स, अब इसमें क्या है ना, इतना फालतू नोट्स लिखा रहेगा आपको ना, पढ़ते पढ़ते और मैं पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाऊँगा। सिंपली जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा या तो आप सुन लीजिए, आप कैप्चर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा रफली लिखते जाइएगा। तो प्रोफेशनल्स जो हेल्थ केयर थे लोग, उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि सोसाइटी में, रूरल एरिया में लोगों की हेल्थ सही नहीं है, तो उसको ऑब्जर्व किया और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ ग्लोबल लेवल पे, किस चीज़ का, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का। ओके, तो ये चीज़ें पॉइंट है। फिर अगले पॉइंट में ऐसे अगले पैराग्राफ से शुरू करेंगे आप, तो फिर ऐसे ऐसे करके इसी में देखिए, अगर नहीं याद रहेगा ना, 2-3 लाइन अलग लिख के फिर लाइन दोहरा दीजिएगा भाई, ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं, लास्ट मोमेंट पे ये बता रहा हूँ कि भैया एकदम घबराना नहीं है, चीज़ों को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आना यार। अरे यार, उनसे तो लाख गुना तुम सही हो, जो पैसा पेपर में देख के आते हैं, लिख के रख के आते हैं, नंबर लिख के आते हैं, तुम अपनी कॉपी लिखना बढ़िया से, बातें खत्म। समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा के रखो अपनी चीज़ों को, सही से करो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी भैया बहुत है यार, हालत ख़राब हो जा रही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वाले में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उसका बेनिफिट लिख दीजिएगा, फ़ायदे क्या हैं इसके, ग्लोबली डेवलपमेंट हो रहा है अगर, तो
ठीक है ना। अब आता है इंडियन सिनेरियो, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द हेल्थ केयर इंडिया, टोटली नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स इतना है और यहाँ पे बेड इतना है, ये बता रहा है, मतलब एक रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, आप छोड़िए वहाँ से, यहाँ से लाइनें समझिए। इंडियाज रिटेल फार्मास्यूटिकल मार्केट वाज वैल्यू अराउंड 25 बिलियन US डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2017 में जो है 25 बिलियन मार्केट था जो फार्मास्यूटिकल मार्केट का, दवाई का, ठीक है ना। और ये रीच बढ़ के कितना पहुंच गया, 59 बिलियन डॉलर बाय द फिशल ईयर 2003, यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि दोगुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है 4-5 सालों में। तो ये एक आंकड़ा बता रहा है कि हाँ, इंडिया सिनेरियो के हिसाब से कि हाँ भैया यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है दवाई को लेके, दवाई की खपत ज़्यादा हो रही है। और दवाई का खपत का मतलब है कि बीमार तो लोग हो ही रहे हैं, लेकिन दवाई पहुँच पा रही है उन लोगों के पास अच्छे से चीज़ों को, ये एक सिनेरियो है ना। ये चीज़ें हैं, ये नहीं बोलेंगे कि अरे बीमार तो लोग पढ़ ही रहे हैं तभी ना, लेकिन नहीं, वो पढ़ रहे हैं बीमार, लेकिन जो है दवाई उनके पास पहुँच भी रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। ओके, तो ये इंडियन सिनेरियो में ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर लिख लेंगे अगला पॉइंट में, ये चीज़ें स्टार्ट होने के बाद ये एक आंकड़ा थोड़ा सा कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप, जो 25 बिलियन है इसको 20 बिलियन भी अगर गलती से लिख देंगे 2017 में कोई दिक्कत नहीं है, और 59 है इसको 55 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़े जो है ये अप्रॉक्स में रखे जाते हैं, लगभग में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए हो गया ये। दूसरे पॉइंट में लिख देंगे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री इन विच द मैनी हेल्थ केयर डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। ऐसे लाइनें जो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप रफली मेंशन कर लीजिए, आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में लिख दीजिए बाय द ऑब्जर्विंग बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दिस प्रॉब्लम्स देन द इम्प्रूवमेंट अकर्स ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ये सिंपल सेंटेंसेस आप यूज करके एकदम इफेक्टिव तरीके से पेपर को लिख सकते हैं। ओके, बस ये जानते रहिए। लास्ट मोमेंट में अब नोट्स थोड़ी दूंगा, तुम यार आप लोग 2-3 घंटे में क्या पढ़ लोगे, लेकिन हाँ जो पढ़े हुए हैं उसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जो छूटी हुई चीज़ें हैं उसको मैं एकदम श्योर कर रहा हूँ आपको, और कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि हाँ मैटर कैसे करके आना है। ओके, तो ये सिनेरियो का मैटर है प्रॉपर। लास्ट में फिर चौथे पॉइंट में लिख दीजिए बढ़िया से लाइन छोड़ छोड़ के एकदम कि हाँ बेनिफिट्स, हेडिंग डाल दीजिए, इसका बेनिफिट डाल दीजिए बढ़िया से, बेनिफिट। पहला पॉइंट लिख दीजिए इसमें इम्प्रूव हेल्थ रेट, हेल्थ रेट जो है अच्छा हो गया, ठीक है ना। मोर्टेलिटी डिक्रीजेज, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी डिक्रीजेज, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस डिक्रीजेज, ठीक है ना। मेरा हाथ भीगा हुआ है पसीना से, ये देखिए भीग जाएगा पेज, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, आप लोग समझ रहे हैं बात को, तो ऐसे चीज़ें लिख देंगे पॉइंट डाल के, आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो भाई लगभग हम लोग आधा घंटा 35 मिनट तक पढ़ चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का ये वीडियो होगा, तो पूरा लास्ट तक देखिए चीज़ों को, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए आप लोग, अपने क्लासमेट्स और जिसका बैक वगैरह लगा है उनको भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके भाई। ओके, एज अ फ्रेंड बिहेव करो भाई, सबका साथ सबका विकास वाला सिस्टम है। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन 4 में क्या है, रिटेल इन डिटेल अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग एंड लेबलिंग। ये तो आप लोगों के चुटकियों का खेल है, क्योंकि आपने सिटिक्स में पढ़ा हुआ है। ओके, और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अभी ऊपर हमने पढ़ भी लिया, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म फॉर द फार्मासिस्ट बाय द फिजिशियन। ओके, तो ठीक है, इसको डिफाइन कर देंगे, या फिर इसको ना पूछ के ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये दोनों में से एक पूछ देगा। तो मैं दोनों को डिस्कस कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हैं, बस यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा अच्छा सा। और नोट्स है इसका इसमें, व्हाट इज डिस्पेंसिंग एरर, राइट स्ट्रेटजी टू मिनिमाइजिंग दैम। ये देखिए अभी मैंने ऊपर जो है शॉर्ट्स नोट में अभी मैंने बता दिया था डिस्पेंसिंग एरर में, कि अगर सही समय पर ना दिया जाए, सही चीज़ें न दिया जाए, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको चीज़ों को। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्पेंसिंग एरर, ये डिफिनीशन था चीज़ें अभी। और मिनिमाइजिंग के लिए हम लोग 5 पॉइंट लिखे थे, राइट पेशेंट चूज करिए, राइट ड्रग दीजिए, राइट डोज दीजिए, एक मिनट, राइट रूट, सही रास्ते से दीजिए, यानी कि मुख के द्वारा देना है या इंजेक्शन के थ्रू देना है, द राइट टाइम, सही समय पे दीजिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ तो इसको मैं दोहराऊंगा नहीं ये क्वेश्चन, बस हाँ प्रिस्क्रिप्शन वाला हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, जी हाँ, देखिए प्रिस्क्रिप्शन डिफाइन अभी हमने किया ही था, रिटन ऑर्डर फॉर्म है। ओके, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए, तो भैया 7-8 प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं, आपने सेटिक्स में पढ़ा था, यहाँ पे भी चीज़ें देख लीजिए क्या मैटर है। तो लिखा है ए टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, एक जो सही या फिर सही तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें ये निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन,
प्रिस्क्राइबर के द्वारा ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन किए जाते हैं। जैसे कि डेट, तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है, किस तारीख को भैया पेशेंट को दवाई दिया गया था। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एज, सेक एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, उसका नाम लिखना है, उम्र लिखना है, लिंग लिखना है, भैया मेल है फीमेल है, ओके। एड्रेस लिखना है पेशेंट का, कहाँ कहाँ है भैया ये, क्योंकि हो सकता है अगर ये सब चीज़ें आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एक ही नाम से कई पेशेंट हो जाते हैं तो दवाई देने में दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ें लिखना जरूरी हो जाता है। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्शन, जिसको RX लिखते हैं। इसका सेंस क्या होता है या इसका मीन, टेक 2 है ना, टेक 2 आप इसे लीजिए, या फिर इसे इसका भी ये भी सेंस निकलता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड से कि हाँ भैया हील कर दीजिए, ठीक कर दीजिए इस व्यक्ति को, ठीक है ना, ओके। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड या फिर मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसमें मेडिकेशन के नाम लिखे रहते हैं। RX के बाद दवाई का नाम लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे PCM लिखा रहेगा, ये सब चीज़ें लिखी रहेगी, ओके। तो जैसे ये सब चीज़ें हो जाता है। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा यहाँ पे रफली हम लोग लिखते ही जाते हैं, क्या दिक्कत है। डेट हो गया, फिर नेम, एज, सेक, एड्रेस हो गया ना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे था सुपरस्क्रिप्शन यानी RX। चौथा पॉइंट अब यहीं पे आ जाता है, यहीं से लिखा रहता है मेडिकेशन जो रहता है, मेडिकेशन दवाई, ओके। पाँचवा पॉइंट है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, जो फार्मासिस्ट है उसको यहाँ पे लिखा रहता है। अब देखेंगे टैबलेट PCM यानी पैरासीटामॉल लिखा रहेगा, सिरप एम्ब्रोक्साल, एम्ब्रोक्साल किसका सिरप है भाई, खांसी का सिरप, अभी इकोलॉजी में पढ़े आप लोगों के सिलेबस में था, है ना। तो ऐसे ये सिरप और टैबलेट लिखने का क्या सेंस है कि फार्मासिस्ट को पता चलेगा, अरे पेशेंट को थोड़ी बताना है कि आप सिरप ले रहे हो टैबलेट ले रहे हो, उसको तो बस लेने से मतलब है। तो ये लिखा बस इसीलिए जाता है ताकि जो फार्मासिस्ट है उसको कन्फ्यूजन ना हो क्या देना है क्या नहीं देना है। ये डायरेक्शन हो जाता है फार्मासिस्ट के लिए, जो डिस्पेंसर है जो दवाई इकट्ठा करके देगा। और छठा पॉइंट हो जाता है सिग्नेचुरा या फिर ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे OD लिखा रहेगा 1 टाइम, BD लिखा रहेगा 2 टाइम, है ना, TD या TDS इसी को बोलते हैं 3 टाइम, थ्राइस इन अ डे, ओके। ये चीज़ें होती हैं। फिर 7वां पॉइंट होता है इसी में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यानी कि कब तक इसे ये दवाई चलेगी, 5 दिन तक चलेगी, इसके बाद आके दिखाना है, बोलते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं 5 डेज, ऐसा करके लिख देंगे, ओके। लास्ट में आता है लास्ट पॉइंट जो होता है प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना सिग्नेचर करेंगे भैया डॉक्टर जो भी है उनका, उसके बाद यहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर या तो प्रिंटेड रहता है प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर वो खुद लिखते हैं, ओके। ये पूरा प्रोसेस है, 8 चीज़ें होती हैं, डेट, फिर पेशेंट इन्फॉर्मेशन होता है, फिर सब्सक्रिप्शन होता है RX, और इसके बाद दवाई का नाम होता है, फिर सुपरस्क्रिप्शन। एक बार आप लिखेंगे इसको ये याद हो जाएगा आपको चीज़ें, डेट को ऐसे बस इसको अगर बड़े नंबर में पूछ रहा है 5 नंबर में 10 नंबर में, 10 नंबर में पूछता ही नहीं आप में, 5 नंबर पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। डेट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द नोइंग विच डेज द स्टार्टिंग ऑफ द मेडिकेशन फॉर द पेशेंट ट्रीटमेंट, है ना। ऐसे चीज़ आप सेंटेंसेस एकदम ईजी वे में लिख सकते हैं ब्रदर, ओके। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसी में अब क्या था, लेबलिंग वगैरह पूछा था ना आपके क्वेश्चन में, देखिए हैंडलिंग है और लेबलिंग है। हैंडल का मतलब क्या होता है, हैंडलिंग का मतलब प्रिस्क्रिप्शन जब आएगा ये नहीं कि दे दो भैया वहीं से फेंको, हम कैच करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को 2 फीट दूर से, नहीं कैच करेंगे पता चले प्रिस्क्रिप्शन फट जाएगा, बेचारा पेशेंट वैसे ही परेशान है। तो हैंडलिंग का मतलब आप कैसे रख रखाव करेंगे प्रिस्क्रिप्शन का, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हैंडलिंग का लिखा भी है मैटर। रिसीविंग, आप रिसीव करेंगे उससे लेंगे। फिर रीडिंग एंड चेकिंग, आप पढ़ेंगे और चेक करेंगे, ठीक से जांच करेंगे कि हाँ प्रिस्क्रिप्शन सही है ना, कहीं डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया कुछ। हो सकता है भाई कभी कभी जल्दबाजी में दिक्कतें हो सकती हैं, चूक ऐसी बात नहीं है, वैसे मेडिकल प्रोफेशन में चूक की कोई माफ़ी नहीं होती है, क्योंकि एक गलती किए इंसान जा सकता है, सीधे सीधे मर सकता है। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और मटेरियल वगैरह अगर वेट करना है तो वेट कर सकते हैं, आप तौल सकते हैं, पीसेज में काटना है तो काट सकते हैं, 5 दवाई देनी है, 5 टैबलेट देना है, क्या कैसे। कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिर रीचेकिंग, हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन, और उसके बाद लास्ट में दवाई सौंप देंगे आप पेशेंट को, ठीक है। और लेबलिंग की थोड़ी सी बात हुई है, तो लेबलिंग आप समझते ही हैं, लेबलिंग का मतलब होता है कि भैया उस पर क्या मेंशन करना है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि लेबलिंग का अगर एक प्रॉपर प्रारूप देखा जाए अच्छे से तो रिटन फॉर्म में होता है, और पिक्टोग्राम बोला जाता है, पिक्टोग्राम यानी कि उस पर डायरेक्शन के लिए कभी कभी देखेंगे आप सिंबल भी बनाए जाते हैं या फिर पिक्चर्स लगाए गए रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सनलाइट का ऐसे सिंबल बना के ऐसे लिख किया रहेगा कि सनलाइट में नहीं रखिए, है ना, ऐसे चीज़ें लिखा रहता है।
चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो इसमें लेबलिंग में क्या क्या रहता है, वही इंग्रेडिएंट आपको लिख देना है कि इन द लेबलिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मेडिकेशन बिकॉज टू इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट द ड्रग एंड इट्स यूजेस, ठीक है। तो उसके लिए लिखा जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स के बाद लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे एक्सपायरी, MFG मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर स्टोरेज कंडीशन, है ना, प्रिकॉशन, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख दिया जाता है लेवलिंग में। तो बस मैटर कंप्लीट हो गया, ये आपका क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए भैया, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, पाँचवा, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग एंड रिलेटेड बैरियर एंड स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज ओवरकम बैरियर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना स्टेज, यानी कि पेशेंट काउंसलिंग के स्टेज कौन कौन से होते हैं, स्टेप। जैसे कि पेशेंट को आएंगे, बैठाएंगे, ये थोड़ी कि उसको पानी में तैराते तैराते उसकी काउंसलिंग करेंगे, यहाँ भाई चल तू तैरते रहे, मैं बता रहा हूँ दवाई कैसे खाना है, उसे बैठाएंगे आराम से, भैया बैठिए, अच्छा क्या दिक्कत है आपको सर, अच्छा ये दिक्कत है थी, ठीक है कोई बात नहीं, ये दवाई दी है आप ऐसे खाएंगे, इस तरीके से 3 दिन में हील हो जाएगा, ये आपकी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। अगर सिस्टमिक बीमारी है तो नहीं सर, आपको कंटिन्यूस दवाई थोड़ा सा खाना पड़ेगा, अभी 5 दिन आप ज़्यादा दवाई खाएंगे, फिर जो है आपको एक टैबलेट रेगुलरली लेना रहेगा। है तो होता है ना बीपी वगैरह में, शुगर में, तो वो चीज़ें हैं, तो आप काउंसलिंग समझाएंगे प्रॉपर। तो वही स्टेज बोल रहा है। बैरियर, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज आउटकम बैरियर्स, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है कि इसको कम किया जाए, दिक्कतें न हो काउंसलिंग के दौरान। तो ये चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, सब फार्मासिस्ट के बारे में है। और यहीं पे ये भी लिख सकता है, ऐड कर देगा रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, तो वही सब चीज़ें लिख देना है रोल, कि भैया वो वही पूछते हैं, वही डिस्पेंसिंग एरिया में रहते हैं, वही उनको समझाते हैं, ऐसे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। या रोल बोल दे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बात एक ही है, मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। ओके, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, आप आंसर के लिए देखते हैं। जी हाँ, तो पेशेंट काउंसलिंग की स्टेज होता नहीं, तो पहले पेशेंट काउंसलिंग को डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या होता है ना। तो ऐसे चीज़ें आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। पॉइंट जब ज़्यादा करेंगे तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि हाँ भैया स्टूडेंट प्रॉपरली चीज़ें लिखता है, या फिर इसको पता है इसको, तो भैया नंबर देना ही पड़ेगा, है ना। ओके, पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस making sure you are taking your medication and are taking them correctly by providing you with important information, advice and support, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम श्योरिटी के साथ ऐसा बताते हैं चीज़ों को, दवाई के बारे में कि कैसे दवाई को लेना है, कैसे क्या चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट, एडवाइस करना है, उसको सलाह देना है। ओके, ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे लिखा भी है, काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होते हैं। द पेशेंट मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड मेडिकेशन ऑफ हिज हेल्थ टू हिज हेल्थ। अच्छा, पेशेंट को ये समझाना रहता है कि मेडिकेशन, दवाई का क्या महत्व है और उसके हेल्थ का क्या महत्व है। आप काउंसलिंग के द्वारा परामर्श देते हुए समझाते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श, यानी उसे समझाना। स्टेबलाइज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आप स्टेबलाइज स्थिर रख पाते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी कि आप एक एज अ डॉक्टर आप और ज़्यादा इफेक्ट दे पाएंगे एज अ फार्मासिस्ट जो है पेशेंट के साथ, कि हाँ भैया पेशेंट या ये भी समझ पाएगा कि हाँ भैया फार्मासिस्ट जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने चीज़ें समझाया था प्रॉपर। एक देखो यार, इंसान हो, पैसा वगैरह सब कमाना, औहदा सब अलग जगह पे है, लेकिन बिहेवियर वगैरह ये सब अलग जगह हो जाती है चीज़ें। ओके, इसी में देखिए लिखा है लास्ट में, एडवाइज मेडिकेशन रिस्पॉन्स एंड ड्रग इंटरेक्शन शुड बी अवॉइडेड। ओके, जो भी चीज़ें काउंसलिंग के ये उद्देश्य होता है कि बताएंगे आप कि क्या दवाई का इफेक्ट और क्या चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। ओके, तब यहाँ पे मेन मैटर समझिए। आइए स्टेज पे अपनी बात रखते हैं हम लोग। स्टेज ऑफ पेशेंट, या इसी को स्टेप भी बोल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेप फॉर पेशेंट काउंसलिंग, तो पहला देखिए लिखा है जो है स्टेप फर्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपको प्रिपेयर होना। प्रिपेयर का मतलब ये नहीं कि जाएँ कोट पैंट पहन के, नहीं, ऐसा नहीं कि आप बस आप खाली हो जाएं कम से कम। ये नहीं कि एक पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, एक से पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है ना। आप अच्छे से बात नहीं सुनेंगे तो पेशेंट भाई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर वो इमोशनल डैमेज हो सकता है कि ठीक है यार, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं आने का, बात ही नहीं कोई सुनता। तो प्रिपेयर इस तरीके से होना है, आपको फ्री होना है कम से कम उस पेशेंट की काउंसलिंग करने के लिए। दूसरा स्टेप आता है ओपनिंग द काउंसलिंग सेशन। आपको सेशन स्टार्ट करना है कि हाँ भैया ठीक है, आप ही को दिक्कत है, अच्छा बताइए कि आप पेशेंट के साथ हैं, ऐसे मतलब बोल के ओपन करना है सेशन को कि ठीक है। फिर लिखना है स्टेप 3, काउंसलिंग कंटेंट। आप क्या क्या पूछेंगे, कंटेंट में क्या क्या होता है, यहीं पे देखिए कंटेंट लिखा होगा, देखिए लिखा है आप नाम पूछेंगे और स्ट्रेंथ बताएंगे दवाई का, द पर्पज़ ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जो दवाई है उसके बारे में बताएंगे कि क्या उद्देश्य है देने का, बीपी कम होगा या ठीक हो जाएगा अगर बीपी की दिक्कत है तो, हाउ मेडिकेशन वर्क, दवाई कैसे इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें आपको बताना है कंटेंट में, ठीक है ना। ये देखिए पढ़ करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो गया काउंसलिंग कंटेंट। और चौथा हो जाएगा क्लोजिंग सेशन, सेशन को क्लोज करना है, ख़त्म करना है, ठीक है भाई, धन्यवाद, आप ये दवाइयाँ लीजिए। और इसको इंग्लिश में अगर आपको बोलना रहेगा तो ओके, ओके मैन, ओके वुमेन, या ओके सर, ओके मैम,
I finally understand your problem and I teach you this guidelines or instruction. Please follow it. Then you as soon as curable, है ना, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे. ओके, ये क्लोज करना है बोलते हुए, धन्यवाद, थैंक यू बोलते हुए. ओके, ये मैटर है आपका स्टेप ऑफ पेशेंट काउंसलिंग. उसमें और क्या लिखा था ब्रदर? इसमें लिखा था स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज द बैरियर्स. अगर बैरियर क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो दिक्कतें देखिए भैया क्या हो सकता है पेशेंट के लिए. अच्छा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि हाइपर टेंशन में बताइए कैसे क्या दिक्कत है, कैसे काउंसलिंग करेंगे. तो ये सेम चीज़ें वही है. हाइपर टेंशन को क्या उसको रॉकेट पे बैठा के हम उसका काउंसलिंग करेंगे? नहीं ना, रॉकेट पे थोड़ी बैठाएंगे, वही चेयर पे बैठाएंगे या फिर बेड पे लिटा के अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पूछेंगे, उसकी दवाई वगैरह के बारे में बताएंगे, उसे क्या चीज़ें खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें बताएंगे, बस बात खत्म. ओके, तो वही सेम मैटर है. बैरियर ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं पेशेंट काउंसलिंग के दौरान. इमोशनल फैक्टर हो सकता है कि भैया पेशेंट रोने वगैरह लगे. ओके, ये चीज़ दिक्कत हो सकती है. दूसरा पॉइंट उसमें आता है फार्मेसी इन्वायरमेंट. आपका इन्वायरमेंट सही नहीं हो, 20 लोगों पे चिल्लाहट मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो चीज़ें दिक्कत हो सकती है. ठीक है ना, क्राउडेड एरिया ऑफ द फार्मेसी. ओके, फिर है तीसरा पॉइंट फार्मासिस्ट बैरियर कम्युनिकेशन. फार्मासिस्ट को बात करने आना चाहिए कम से कम. अब ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला रहा है, धूमपान वगैरह का सेवन कर रहा है, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है चीज़ों को लेके, है ना, उसको स्मेल आएगा, ये सब दिक्कत, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. तो आपको फार्मासिस्ट भी प्रॉपर चीज़ें मैनेज करते हुए चीज़ों को पूछताछ करना है पेशेंट से. ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं भैया. और तो ये क्वेश्चन हो गया. इसमें अगर हाँ वो मिनिमाइज़ करने के लिए, तो मिनिमाइज़ करने के लिए वही है प्रॉपर आप कम्युनिकेशन स्किल अपना डेवलप करेंगे. उसके बाद है फार्मेसी इन्वायरमेंट एडाप्टेबल बनाएंगे. एडाप्टेबल मतलब अनुकूल करेंगे. उसके बाद इमोशनली सपोर्ट करेंगे. ओके भैया, चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, दिक्कतें हैं आपको, चीज़ें ठीक है ना. ऐसे आप बोलेंगे कि ओके मैम, ओके सर, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट प्लीज़ से योर प्रॉब्लम, एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम टू मी, देन आई सॉल्व by the medication your problem. I help to treat you, I help to cure your diseases, है ना. ऐसे करके आप इमोशनली सपोर्ट करेंगे तो ठीक है. ये नॉर्मल सी सब सेंटेंसेस है. ओके, छठा चीज़ें आती हैं इसी में. राइट द स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी. जी हाँ, तो इसमें स्क्रीनिंग के बारे में वही बताना, मैंने पहले ही इंट्रो के तौर पे बताया था चीज़ों को. स्क्रीनिंग मतलब जांच करना. ठीक है, तो देखिए भाई, इसके स्कोप के बारे में बताना है. तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर स्कोप बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे. ओके, चलिए डिफिनेशन में क्या है. हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू स्क्रीन द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स विद और विदाउट पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स. इसमें स्क्रीनिंग सर्विस में देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर्स जो रहते हैं या फिर फार्मासिस्ट के द्वारा चीज़ों को हेल्थ का स्टेटस जाना जाता है, समझा जाता है, बिना किसी पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम के. बिना, जैसे कि आप आए और बता रहे हैं कि सर दर्द कर रहा था, लेकिन अब पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको ब्लड में इन्फेक्शन है या क्या है, कितने दिन से दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग वगैरह की जाती है, समझी जाती है. ओके, चलिए इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व वही इंपॉर्टेंस और स्कोप लिखा था. तो इंपॉर्टेंस देखिए, ईयरली लोकेशन कैन हैव इफेक्ट बिटवीन द समवॉट बेसिक कोर्सेज ट्रीटमेंट एंड द प्रीवियस इंट्रेस केसेस. ओके, आप पहले ही जान पाते हैं ईयरली लोकेशन, यानी कि शरीर में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ें हैं, उसको आप जान पाते हैं स्क्रीनिंग के द्वारा. ओके, इंपॉर्टेंस वही है, स्क्रीनिंग के द्वारा आप कंफर्म हो पाएंगे. डोंट वेस्टिंग ऑफ टाइम इज मिनिमाइज, इकोनॉमिकल हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंस है ना, महत्व है, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले ही पता चलेगा तो एक्यूरेट दवाई खाएंगे, डिजायर्ड दवाई खाएंगे, जो ज़रूरत है नीडेड दवाई खाएंगे, तो आपके पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे, ईयरली क्योर हो जाएगा, है ना. ये सब इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं पॉइंट. ओके, यहाँ पे देखिए इस स्कोप क्या है, इसके महत्व क्या है, फायदे क्या हैं. वही बॉडी मास इंडेक्सिंग, मोस्ट ऑफ द कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट ओबेसिटी विच इज इजी मेजर ऑफ द हाईली रिलेएबल आइडियल बॉडी मास आल्सो कुड बी कैलकुलेटेड. ओके, इसमें देखिए बॉडी मास वगैरह ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है. बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कितना वेट है पेशेंट का, उस हिसाब से उसको दवाई दिया जाता है. तो ये सब जानने में जो स्क्रीनिंग मदद करता है. ठीक है, ओबेसिटी आप जान लिए, उसका वेट जान लिए. स्क्रीनिंग का ये मतलब नहीं है कि उसका ब्लड ही टेस्ट कराओ, जांच ही कराओ, उसका वेट आप कर सकते हैं कि कितने वेटेड हो भैया आप, है ना. ये सब चीज़ें भी आप स्क्रीनिंग में देख सकते हैं.
टेम्परेचर देख सकते हैं उसका नॉर्मली, आप बीपी देख सकते हैं। ओके, तो ये इसके स्कोप हो गया एक। और स्कोप होगा बाय द स्क्रीनिंग द फार्मासिस्ट श्योर अबाउट द विच ड्रग आर सुटेबल फॉर द पेशेंट। फिर अगला पॉइंट रहेगा बाय द स्क्रीनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स गिव द सुटेबल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स, है ना। ये सब 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, उसके बाद काम बन जाएगा आपका। बस अगर 5-5 पॉइंट लिख देते हैं आप तो बहुत है मैटर भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन पे 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। सही से लिखो, साफ साफ लिखो, हेडिंग डाल के लिखो, 2 पेज लिखो, इससे ज़्यादा मत लिखना। 4 पेज लिखोगे, गोज गोज के लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा। ओके, ये चीज़ें था स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस और स्कोप और डिफिनेशन आप समझ लिए। अब आता है डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन ओटीसी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग ओटीसी। तो वही है सेल्फ मेडिकेशन या फिर ओटीसी, बात मैंने पहले ही समझा दिया है शॉर्ट में जो था, ओवर द काउंटर ड्रग इन विच द कंज्यूमर नॉट नीडेड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, फार्मासिस्ट का रोल क्या है? फार्मासिस्ट भैया बताएं कि हाँ ठीक है, आप ये दवाई नॉर्मली भी लेकर खा सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा सर दर्द है, ठीक है, एस्प्रिन खा लीजिए, ठीक है, आप पैरासीटामॉल खा लीजिए, एनाल्जेसिक दवाई ले लीजिए, बुखार है ये दवाई ले लीजिए। इससे जो है यही रोल है इसका, पॉइंट फार्मासिस्ट का 4-5 लिख देंगे आप। दिखा भी दे रहा हूँ मैं, अगर आपको दिखना है तो देखिए यहाँ पे है जो मैटर, ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसी को, या फिर ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट ओटीसी डिस्पेंसिंग ये है। तो फार्मासिस्ट आर वेरी रीचेबल, फार्मासिस्ट को उपलब्ध रहना चाहिए हर समय ओटीसी के लिए। फार्मासिस्ट अब जैसे डॉक्टर को छोड़ के आ रहा है फार्मासिस्ट के पास व्यक्ति मरीज, और फार्मासिस्ट ही ना मिले तो भी तो दिक्कत है। फार्मासिस्ट आर ट्रस्टेड बाय द इंड यूज़र, जो भी लास्ट टाइम पेशेंट उसके द्वारा दवाई दी गई यूज़ किया है उसने, वो उस भरोसेमंद होना चाहिए, भरोसा हो जाना चाहिए उसे फार्मासिस्ट पे कि ठीक है दवाई मैं ले सकता हूँ बिना पर्ची के भी। फार्मासिस्ट आर एक्सेप्टेड टू पार्ट ऑफ द लोकेलिटी हेल्थ टीम, वो स्थानीय लोगों से स्वीकार कर सकता है, उनसे मिलजुल के चीज़ें समझ सकता है कि क्या दवाइयाँ यहाँ पे देने पे ज़्यादा फ़ायदा करता है, कौन सी कंटेंट देना चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहिए। ओटीसी प्रोडक्ट आर वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज करेक्टली, ये जो दवाई अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी अगर दवाई दी जाए तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है अगर अच्छे से यूज किया जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाता है पॉइंट। ओके, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप ए कम्युनिटी फार्मेसी। अच्छा, क्या क्या ज़रूरत होता है कम्युनिटी फार्मेसी में उसको शिफ्ट करने के लिए, यानी कि खोलने के लिए, नया खोलेंगे अगर तो। और उसी को या तो दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है व्हाट डॉक्यूमेंट आर नीडेड वाइल सबमिटिंग अप्लीकेशन फॉर अ रिटेल सेल लाइसेंस। अच्छा, आपको या तो बताना है कि क्या क्या ज़रूरत लगेगा, लोकेशन खोजना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं खोलने के लिए, और या क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको लाइसेंस बनवाने के लिए। ओके, पढ़ने के बाद तो ये दोनों में से एक पूछ सकता है, कंफर्म है। तो समझ लेते हैं इसको। जी हाँ, तो देख लेते हैं हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्ट अ ड्रग स्टोर, वही जो मैटर था, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो 8वां क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन 9वां है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, खत्म हो गया, 5 मिनट और लगेगा, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है ना। ये पूरा वीडियो लेक्चर कवर्ड हो जाएगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट भैया, तो भैया ज़रूरी तो है, हेल्थ से संबंधित। अभी मैंने बोला था एक लाइन कि मेडिकल लाइन में गलती की कोई माफ़ी नहीं होती, क्योंकि पेशेंट को एक बार दिक्कतें हो गई तो फिर हो गई, आप कुछ कर नहीं सकते ना माफ़ी मांग के, है ना। तो वही बात है, इसलिए गाइडलाइंस वगैरह बहुत ध्यान से इसमें बनाया जाता है कि क्या कौन खोल सकता है। तो देखिए इसमें है द सेल ऑफ ड्रग इज़ क्वाइट डिफरेंट सेल ऑर्डिनरी गुड्स, ठीक है, अच्छा गुड आपको सामान बेचना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वही होगा, डिप्लोमा पास होना चाहिए कम से कम, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये सब मैटर है। मिनिमम स्पेस, कम से कम स्पेस कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा होना चाहिए, है ना। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट लाइसेंस, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो वही जो अगर डॉक्यूमेंट वाइल रिटेल सेल लाइसेंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो वही जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसमें जो चीज़ें डॉक्यूमेंट है यहीं पे इंक्लूडेड होता है। तो देखिए जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19 डली कंप्लीटेड विद ड्रग कॉस्मेटिक रूल 1945 फॉलोइंग द सिंपल ऑफ फॉर्म नंबर 19, ठीक है। ये एक फॉर्म बनाया गया है बस ऐसे, जैसे आप लोग एडमिशन के लिए जाते हैं तो एक फॉर्म दिया जाता है ना, वैसे एक फॉर्म है फॉर्म नंबर 19, इसमें आपको चीज़ें भरना रहता है। रिसिप्ट आपको रसीद कटवानी 40 रुपये का रहता है, जो कि ओके, इसकी एक एक कॉपी पासिंग प्रूफ डिप्लोमा का, और ये सब चीज़ें आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार का या पैन कार्ड का, ये सब रखना पड़ेगा आपको। और लाइट बिल रखना पड़ता है। लाइट बिल क्यों? क्योंकि आपको फ्रीज़ वगैरह है कि नहीं, फ्रीज़ का एक
खरीदा हुआ बिल रख कॉपी करके देना पड़ता है ना। ये सब चीज़ें ऐसे 5-6 डॉक्यूमेंट 7 पॉइंट आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या होता है कि प्रमाण पत्र कि हाँ मेरे द्वारा ये जो भी चीज़ें दी जा रही हैं ये सब सही है, मैं अगर इसमें कोई दिक्कत पाया जाता है तो मैं इसका खुद भागीदार होऊंगा या दंड के भागी होऊंगा। तो पहला चीज़ वही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ डिप्लोमा का जो भी है आपका मार्कशीट वगैरह डिग्री इसका कॉपी चाहिए। तीसरा चीज़ आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वही आधार वगैरह। चौथा चीज़ यानी कि क्या, ये दोनों देखिए, दोनों में आप एक ही आंसर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो नया खोलने के लिए हो या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए। आइडेंटिटी कार्ड हो गया, फिर जो है लाइट बिल वगैरह लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर मकान जो भी आप रूम जहाँ पे खोल रहे हैं उसका भी देना पड़ेगा कि हाँ भैया आपको 10 स्क्वायर फीट है या नहीं है। वैसे आप कम में खोलिए या ज़्यादा में खोलिए, ये मिनिमम की क्राइटेरिया बता रहे हैं कम से कम, है ना। रूम का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। छठा जो है फ्रीज बिल, ओके, है ना। ये सब चीज़ें पॉइंट आपको दिखाना पड़ता है और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट में आप ये दावा करते हैं कि हाँ जो भी ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट है ये मेरे द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं कि हाँ ये सब सही है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पनिश्ड कर सकते हैं या पेनाल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट में, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ओके। उसके बाद सेल एट मोर देन वन प्लेस, आप एक जगह पे ही बेचना है कि कई जगहों पे, ये सब चीज़ें ध्यान देना है आपको। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस कितने दिन पहले बना हुआ है आपको, ये नया जब आप स्टोर खोल रहे हैं उसके लिए ये बता रहे हैं। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस कब आपका रिन्यूअल हुआ था, है ना, 5 साल पे ऐसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ए ड्रग स्टोर, कितने लोग हैं, कितने लोग होने चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा। आप होलसेलर खोल रहे हैं या रिटेलर खोल रहे हैं, ओके। ऑनर मैनेजर, सेल्समैन, 2 काउंटर सेल्समैन, 2 डिलीवरी बॉयज, 1 क्लर्क, 1 पार्ट टाइम और फुल टाइम अकाउंटेंट, ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, जो दवाई ले आए पहुँचाए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये मैटर है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भैया, लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो है उसका ये पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए पसीने से थोड़ा सा मुंह वगैरह सूख गया है बार बार बोलते वक्त, कोई बात नहीं। लिस्ट आउट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि कौन से जो है कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि हेल्थ प्रोफेशन में यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर्स। देखते हैं, जैसे इस समय आभा आईडी वगैरह बनता है, आपने देखा हुआ कोरोना के दौरान एक सॉफ्टवेयर था, उसका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको पता है याद है तो कमेंट में आप जरूर बताइए, ठीक है ना। वो एक्टिव था। ये सॉफ्टवेयर सब बनाए जाते हैं हेल्थ रिलेटेड। उसका तो उसी में और करके दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ या फिर मेडिकल हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसीज। तो इसके बारे में दोनों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ओके। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, साफ साफ लिखिए, हेडलाइन के साथ लिखिए और सही से लिखिए, समय बचा के लिखिए, क्योंकि आप समय भी कम पड़ जाता है तो भी दिक्कत है, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो देखिए क्या है सॉफ्टवेयर, समझ लीजिए सॉफ्टवेयर क्या क्या है भैया। इसमें सॉफ्टवेयर वही है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रॉपर वे में बताई जा सकती हैं, ओके। तो देखिए इसको आप बोल सकते हैं कंप्यूटराइज सर्विस। इन द मॉडर्न इरा द कंप्यूटराइज सर्विस इज गिव इम्प्रूवमेंट इन मैनी फील्ड्स, ठीक है। बहुत से फील्ड में बड़ा भाई इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर इन फार्मेसी, ये बता सकते हैं आप। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल, मेडिकेशन मॉनिटरिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन। कहेंगे सर सॉफ्टवेयर को बताते बताते आप कंप्यूटर क्यों बता रहे हैं, अरे भाई कंप्यूटर में ही तो चलेगा सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकेशन मॉनिटरिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल, रिटेल, फार्मेसी, कैलकुलेशन, जनरेटिंग स्लीप। अब इसको एक्सप्लेन थोड़ी करना है, आपको खुद समझ आ रहा है। अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं। फिर ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर्स या फिर फार्मेसी सॉफ्टवेयर्स, गार्जियन प्लस आता है, देखिए सपोर्ट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजीज़ मैनेज। इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आप मेंटेन कर सकते हैं, नाम वगैरह लिख के, और डिजीज़ के बारे में भी मैनेज कर सकते हैं। बायर्स DCA 2000 ये इसमें आता है सॉफ्टवेयर में। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू चेक HbA1c हीमोग्लोबिन के बारे में आपका ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट इसमें बना के रखता है। कार्डियो फार्मा में कार्डियक से संबंधित बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, ओके। चलिए तो इसी में अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ या फिर मेडिकल हेल्थ, इन सब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये पूरा भैया
ख़त्म हुआ वीडियो। तो टाटा बाय बाय वाले कंडीशन में हम लोग आ चुके हैं। ओके, देखिए डिजिटल हेल्थ, इसके बाद जो कल जो है मतलब परसों बायोकेमिस्ट्री का पेपर रहेगा, उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर सेट करके प्रॉपर अगर मतलब कल ही अपलोड कर दूंगा कोशिश करके, कल दोपहर तक। इसके बाद मैं वही उसी का काम शुरू करने वाला हूँ। हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, मोबाइल हेल्थ या एम हेल्थ या हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेल बोलते हैं जिसे, वेयर बाई डिवाइस टेल हेल्थ एंड टेल मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल हेल्थ। ठीक है, मतलब डिजिटल हेल्थ को इन नामों से जानते हैं, मेडिकल हेल्थ के नाम से, एम हेल्थ, IT हेल्थ, इन सब से नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ड्राइविंग चेंज इन द हेल्थ केयर फॉर मोबाइल। वही देखिए इन द मॉडर्न इरा द डिजिटली, ठीक है ना, डिजिटल हेल्थ आर वेरी नेसेसरी बिकॉज द लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ द पेशेंट्स आर मॉनिटरिंग बाय द ऑफलाइन मोड is uncomfortable या unsuitable, but by the digital we take the record of easily all the patients, है ना, all the history are noted properly। ठीक है, ये सब चीज़ें फॉर हेल्थ एसोसिएटेड। थोड़ा सा पच करके आप थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, कि बोलने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है भैया, एकदम हालत ख़राब हो गया, गला भी सूख सूख के, कितना भी पानी पियो दिक्कत हो रही है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल हेल्थ, फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा वही है, रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किया जाता है, हिस्ट्री मेंटेन किया करके रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स आप याद रखिए। रिड्यूस्ड इनफिशियंसी, अक्षमताओं को कम करना, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अब ये काम नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि आप डिजिटली सब मेंटेन करके रख सकते हैं रिकॉर्ड। इम्प्रूव एसेस, पूरा अच्छे से सुधार हो पाएगा। रिड्यूस कॉस्ट कम लगेगा। इंक्रीज क्वालिटी एंड क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। मेक मेडिसिन मोर पर्सनलाइज्ड और पेशेंट, अच्छा रोगियों के लिए अच्छी दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। ऑनलाइन फार्मेसी का क्या सेंस है? तो भैया ऑनलाइन फार्मेसी ऑफन नोन एज द इंटरनेट फार्मेसी, अरे वही आप देखते नहीं हैं 1 mg करके आप सुने होंगे, 1 mg जो दवाई पहुंचाता है, आप ऑनलाइन करेंगे तो उस पर दवाइयाँ अवेलेबल है ना, वो एक ऑनलाइन फार्मेसी है। ओके, तो उसके बेनिफिट आप लिख दीजिएगा कि समय बचता है और ज़रूरत के हिसाब से दवाई मिल जाती है ना। ब्रांड आप सिलेक्ट करके खुद ही बोलेंगे कौन सी दवाई चाहिए, किस नाम से है। ये सब चीज़ें उसके बेनिफिट्स हैं। नुकसान क्या है भैया कि टाइमिंग लग सकती है कि हाँ भाई 4 घंटे में आएगा, भाई लोकेशन के हिसाब से ही तो आएगा दवाई, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और भाई डिलीवरी चार्ज भी लग सकता है, तो थोड़ी सी कॉस्टली है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन देखिए वही रिड्यूस कास्ट, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट्स, आप इसको देख सकते हैं रोक के। ये बहुत ईजी टर्म्स हैं, क्या इसमें एक्सप्लेन करूँ भाई मैं। यहाँ पे भी है देखिए बेनिफिट्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ लिया भैया। और बिल्कुल भी शर्माइए मत, दबा के कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को पीसी फार्मा को सपोर्ट करिए मेरे भाई। लव यू टू ऑल यार। और बहुत गर्मी है भाई, जैसे मोबाइल को गर्म होने से बचाते हो वैसे ही दिमाग को भी बचाओ गर्म होने से। गर्म होने का क्या सेंस है, यानी कि पढ़े रहोगे तो घबराओगे नहीं, और घबराओगे नहीं तो दिमाग गर्म नहीं होगा। तो सब इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई, तो पढ़ो अच्छे से। और ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए अपना, पेपर वगैरह अच्छे से दीजिए, और ORS पीते रहिए मेरे भाई, और घर पे भी चीज़ों को बताते रहिए गर्मी में क्या क्या चीज़ें लोग सावधानी बरतें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।